Good afternoon, students. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome you all. I welcomes all of you to my online classes, Mr. Vinod Kumar Yadav's classes. As we all know, we are studying the kidney urinary system or excretory system, in which we already studied about chronic renal failure, acute renal failure, nephrotic syndrome, glomerulonephritis, and kidney stone या renal stone या renal calculi. In the last class, we discussed the renal calculi. Now, in the urinary system, the next topic is kidney cancer या renal cancer. What is the cancer means? Cancer is a condition in which the cells of any organ divides uncontrolled and undifferentiated. Means कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड अनरिलेटेड ग्रोथ होती रहती है अगर सेल्स की कंटिन्यूसली, तो उस कंडीशन की वजह से एक ट्यूमर फॉर्मेशन होता है. अगर वो ट्यूमर फॉर्मेशन दो तरह का हो सकता है, एक बेनाइन और एक मेलिग्नेंट. तो बेनाइन में क्या होता है, फीचर्स कैंसरस फीचर्स नहीं होते हैं, उसको बोला जाता है अपन क्या बोलते हैं, बेनाइन ट्यूमर जिसमें कैंसरस फीचर्स नहीं होते. एंड सेकेंड इज मेलिग्नेंट ट्यूमर जिसके अंदर की कैंसरस फीचर्स होते हैं. मतलब अगर कोई ट्यूमर कैंसरस है उसको अपन बोलेंगे मेलिग्नेंट ट्यूमर, और कोई ट्यूमर जो कि कैंसरस नहीं है उसको बोलेंगे बेनाइन ट्यूमर. अपन यहाँ बात करें किडनी कैंसर, मतलब मेलिग्नेंसी ऑफ किडनी सेल्स, मेलिग्नेंसी ऑफ किडनी या किडनी कैंसर. तो इन द इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी कैंसर, renal cell cancer or renal cancer is an abnormal malignant mass or tumor growing in the kidney. तो renal cell cancer या renal cancer का क्या मतलब है, एक abnormal malignant mass. First thing, it's malignancy and abnormal mass of cells, abnormal group of cells that normally does not found in the kidney. So we are discussing about the abnormal malignant tumor of kidney. Next point starts with changes occurring in the cells lining the walls within the tubules or filtration portion of the kidney. अब ये जो ट्यूमर बन रहा है वो किडनी के अंदर कहीं पे भी बन सकता है. सेल लाइनिंग, कोई भी सेल लाइनिंग जिसमें कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से चेंजेज आए और उन चेंजेज की वजह से अनकंट्रोल्ड अबनॉर्मल मेलिग्नेंट मास फॉर्मेशन या ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, किडनी कैंसर. तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलना चाहूँ तो व्हाट इज किडनी कैंसर. Kidney is a organ of our body and cancer is a malignant cell tumor या malignancy of cells that cause cancerous features. तो kidney cancer is a abnormal malignant mass or tumor growing in the kidney. Next, तो अब इसकी इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है या रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. तो जो एग्जैक्ट कोज है किडनी कैंसर का या रीनल कैंसर का, वो एग्जैक्ट कोज तो अननोन है, इडियोपैथिक, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं. जैसे कि अपन बात करें बीइंग मेल मतलब मेल्स में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, मेल्स में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. हैविंग हाइपरटेंशन, अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है तो वो भी उसके लिए एक रिस्क फैक्टर का काम कर सकता है. हाइपरटेंशन कोज endothelial changes may cause into abnormal cell growth and different organ failures, so they may cause tumors. Next बात करें, next is old age. In the old age the body is weak, body cells are weak, old cells are prone to become easily changes. मतलब ओल्ड सेल्स के अंदर इजीली कोई भी चेंज, अगर कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर माइनरली भी इफेक्ट कर रहा है तो ओल्ड सेल्स के अंदर जल्दी से चेंजेस आ जाते हैं. अगर कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर थोड़ा सा भी रिस्क फैक्टर या कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर थोड़े बहुत अमाउंट में भी प्रेजेंट है या थोड़ा सा भी इफेक्टिव है, तो ओल्ड सेल्स के अंदर वो जल्दी से अपना इफेक्ट शो कर देता है. तो ओल्ड एज इज ए रिस्क फैक्टर फॉर मैनी डिजीज एंड ऑल्सो फॉर रीनल कैंसर. Next, smoking for a long
टाइम, ए लॉन्ग टाइम। अगर लॉन्ग टाइम तक कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो वो भी उसके लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। फॉर द मोस्ट ऑफ द कैंसर्स स्मोकिंग इज ए रिस्क फैक्टर्स। Next, obesity. Obesity also is a risk factor for many diseases, cancer, diabetes, CAD, and many more diseases. Having polycystic kidney disease, not polycystic, any disease of kidney can be become in cancer because अब अगर किसी ऑर्गन में कोई डिजीज़ है तो उसकी सेल्स में ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ सेलुलर चेंजेज आएंगे। तो अगर सेलुलर चेंजेज जीन में या सेल में कोई ऐसा चेंज कर दे जिसकी वजह से सेल्स की एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग जाए तो वो मे बिकम इन ट्यूमर एंड ट्यूमर में बिकम इन मेलिग्नेंट ट्यूमर या मेलिग्नेंसी। नेक्स्ट, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग कि टॉक्सिन्स के कॉन्टैक्ट में आने से भी बहुत बार म्यूटेशनल चेंजेज, सेलुलर चेंजेज, जेनेटिक चेंजेज हो जाते हैं जिसकी वजह से कि कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट, हॉर्स शू किडनी, ये एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर जो किडनी का शेप है, वैसे तो बीन शेप होता है, नॉर्मल शेप इज बीन शेप, बट हॉर्स शू डेवलपमेंटल स्टेज में जब किडनी होती है, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसमें कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो जाता है कि उसकी शेप बीन शेप ना होकर हॉर्स शू शेप हो जाती है। तो हॉर्स शू शेप हो जाने की वजह से, हॉर्स शू कैसे होता है, हॉर्स के शूज़ देखें, इस टाइप का होता है हॉर्स शू। तो नॉर्मली किडनी कैसी होती है, बीन शेप, मतलब इसमें कर्व इतना ज़्यादा नहीं होता है ये वाला, लेकिन जो हॉर्स शू शेप किडनी होती है इसमें ये कर्व बहुत ज़्यादा डीप होता है जिसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि ये भी एक मेलिग्नेंसी कोज करने का रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, तो मेन एग्जैक्ट कोज इज़ अननोन बट देर आर मेनी रिस्क फैक्टर्स दैट कैन कोज malignancy in kidney, in which being male, having hypertension, old age, smoking, obesity, polycystic kidney disease, डायलिसिस फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे बहुत लंबे टाइम से, तो वो भी उसमें एक इफेक्टिव कोज या इफेक्टिव रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स और शू शेप किडनी। नेक्स्ट बात करें अपन स्टेजेस ऑफ किडनी। कैंसर इज सीवियर अकॉर्डिंग टू स्टेजेज, स्टेज के अकॉर्डिंग सीवियरिटी अलग अलग होती है कैंसर की। तो जैसे अपन बात करते हैं नॉर्मली अपनी लाइफ में कि कोई कैंसर का पेशेंट है तो कौन सी स्टेज में है उसका, तो स्टेज से पता चलता है अपने को कि वो कितना सीरियस है, कितना सीवियर है या किस लेवल तक स्प्रेड हो चुका है। तो उसकी साइज़ और मेटास्टेसिस, ये दो चीज़ें देखी जाती हैं स्टेजेज में। स्टेजेज में क्या क्या देखा जाता है, साइज़, लोकेशन एंड मेटास्टेसिस, ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं। तुमने TNM क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसके अंदर बताया गया। तो अपन किडनी कैंसर की स्टेजेज की बात करें तो मेनली 4 स्टेजेज होती हैं किडनी कैंसर की। स्टेज वन में क्या होता है, जो ट्यूमर का साइज़ है वो लेस देन 7 सेंटीमीटर। अगर ट्यूमर का जो साइज़ है वो 7 सेंटीमीटर से कम है और कन्फाइंड टू किडनी, मतलब किडनी की स्ट्रक्चर के विद इन ही है, किडनी के अंदर, ये किडनी के बाहर कहीं भी नहीं गया, किडनी की सेल्स के अंदर, ये किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर ही है। तो वो कौन सी स्टेज होगी, ट्यूमर साइज इज लेस देन 7 सेंटीमीटर एंड कन्फाइंड टू किडनी, मीन्स विद इन द किडनी। जैसे इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो आप कि साइज छोटा सा है और किडनी के अंदर ही है, ये किडनी की जो लाइनिंग है इसके अंदर, ये किडनी से बाहर कहीं भी नहीं गया है, इसलिए इसको स्टेज फर्स्ट में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होगा, जो सेल का साइज़ है, जो ट्यूमर का साइज़ है, जो ट्यूमर का साइज़ है वो 7 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है, लेकिन स्टिल कन्फाइंड टू किडनी। साइज़ बड़ा हो गया लेकिन अभी भी किडनी के अंदर ही है, साइज़ बड़ा हो गया है लेकिन स्टिल इट विद इन द किडनी। तो ये सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सेल का साइज़ है वो, सॉरी ट्यूमर का साइज़ जो है वो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सेल किडनी के अंदर ही होता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज थर्ड। अब क्या होगा, स्टेज थर्ड के अंदर आते आते स्प्रेड टू नियर बाई लिम्फ नोड्स। सेल का, ट्यूमर का साइज मैटर नहीं करता है। अब बात आ गई है कि ये किडनी से बाहर जाने लग गया है, मतलब मेटास्टेसिस होने लग गया, स्प्रेड होने लग गया। तो स्प्रेड होके अगर किडनी से बाहर, किडनी के जो आसपास के जो लिम्फ नोड्स और टिश्यूज़ हैं, अगर उन तक पहुंच गया है तो उसको स्टेज थर्ड में इंक्लूड किया जाता है।
जैसे आप देख पा रहे हो डायग्राम में कि ये बाहर निकलने लग गया है, किडनी के बाहर निकलने लग गया है। आसपास की जो लिम्फ नोड्स या आसपास के टिश्यूज़ होते हैं उन तक अगर पहुंचने लग जाता है तो वो कौन सी स्टेज में इंक्लूड किया जाता है, स्टेज थर्ड। एंड लास्ट एंड नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज 4। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मीन्स अगर कोई कैंसरस सेल्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाती हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटास्टेसिस। तो इसके अंदर भी क्या होगा, अब जो ट्यूमर सेल्स थी वो स्प्रेड होके अदर ऑर्गन्स तक पहुंचने लग जाती हैं। ये मे बी लीवर तक जा सकती हैं, मे बी लंग्स तक जा सकती हैं, मे बी बोन्स तक, और मे बी ब्रेन तक। किसी भी बॉडी पार्ट में अगर स्प्रेड होके मेटास्टेसिस होके पहुंच जाती हैं तो वो स्टेज कौन सी होती है, स्टेज 4 ऑफ रीनल कैंसर। इन द फर्स्ट स्टेज द ट्यूमर साइज इज लेस देन 7 एंड कन्फाइंड टू द किडनी, मतलब किडनी के अंदर ही है। इन द सेकेंड स्टेज साइज इज मोर देन 7 सेंटीमीटर बट स्टिल कन्फाइंड इन टू द किडनी, किडनी के अंदर ही है। इन द स्टेज थर्ड द साइज इज डजेंट मैटर बट द प्रॉब्लम इज मेटास्टेसिस अकर्स, द ट्यूमर सेल्स बिकम स्प्रेड आउट ऑफ द किडनी। किडनी से बाहर जाना स्टार्ट कर देती है, किडनी के बाहर स्प्रेड होना उसके आसपास के लिम्फ नोड्स में और आसपास के टिश्यूज़ में स्प्रेड होने लग जाता है। एंड इन द लास्ट स्टेज या स्टेज 4 इट बिकम मेटास्टेसिस ऑल ओवर द बॉडी, मे बी इन द लीवर, लंग्स, बोन, ब्रेन और इन एनी अदर पार्ट्स। अब इसमें चारों को एक साथ दिखाया है इस फोटो में, जैसे आप देख सकते हो। फर्स्ट में लेस देन 7 सेंटीमीटर एंड इनटू द किडनी, इन द विद इन द किडनी। सेकेंड स्टेज जिसके अंदर 7 सेंटीमीटर से बड़ी हो गई है साइज लेकिन स्टिल विद इन द किडनी, अभी भी किडनी के अंदर ही है। थर्ड स्टेज में बाहर निकलने लग गया, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बाहर निकलने लग गया है, ये दिख रहा है आपको, ये बाहर जाने लग गया है किडनी के बाहर। और लास्ट स्टेज के अंदर ये कहीं भी लिम्फ नोड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू, ब्लड के थ्रू दूसरे पार्ट्स तक, बॉडी पार्ट्स तक, दूसरे अदर ऑर्गन्स तक पहुंचने लग जाता है। नेक्स्ट स्टेजेस की बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे इसके, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में सबसे पहले बात, अगर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक है तो सिम्टम्स शो नहीं होते। इन द अर्ली स्टेज ऑफ किडनी कैंसर नो सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स अराइज नहीं होते। और जब स्टार्टिंग होती है सिम्टम्स की अराइज होने की तो सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं हिमेचूरिया या ब्लड इन यूरिन, हिमेचूरिया या ब्लड इन यूरिन, सबसे पहले सिम्टम्स ये अराइज होना शुरू होते हैं। इसके बाद सीवियर पेन ऑन द साइड्स, फ्लैंक साइड, लेटरल साइड्स, बैक साइड में। हमेशा ध्यान रखना किडनी की लोकेशन क्या होती है, रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियल कैविटी के रेट्रो मीन्स पीछे, रेट्रोपेरिटोनियल। किडनी को असेस करने के लिए अपन क्या कैसे असेस करते हैं किडनी को, पाल्पिटेशन का जो प्रोसेस होता है, पाल्पिटेशन जानते हो ना, पाल्पिटेशन में अपन टच करके पता करते हैं ऑर्गन्स को। तो किडनी को पाल्पिटेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को पेट को बहुत अंदर तक खींचना, सांस खींच के रखना पड़ता है और दबा के देखना पड़ता है, इसलिए उसका पता, तब जाके उसका पता चलता है। मतलब वो बहुत पीछे की साइड होती, पीछे की साइड होती। तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, बैक साइड में और साइड में, साइड्स में पेन फील होगा। और हिमेचूरिया, हिमेचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा और फीचर्स में एब्डोमिनल मास, अगर ट्यूमर है, ट्यूमर बन रहा है तो ट्यूमर अपने को जब पाल्पिटेट करके देखेंगे तो एब्डोमिनल मास अपने को फील होगा कि एब्डोमन में या किडनी के ऊपर या किडनी के अंदर कोई मास जैसी स्ट्रक्चर अपने को फील होगी। इसके बाद फटीग होना चालू हो जाएगा, वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कोई इसके बारे में नहीं बता सकता कि क्यों हो रहा है, इसलिए इसको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी बोलते हैं। अब रीज़न क्या है, पर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर किडनी की फंक्शनिंग में अल्ट्रेशन आ सकता है, कोई ब्लॉकेज हो सकता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर वेरिएशन हो सकता है। एनीमिया, अगर हिमेचूरिया हो रहा है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है और लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है। तो द प्राइमरी स्टेज ऑफ कैंसर इज एसिम्टोमेटिक, रीनल कैंसर इज एसिम्टोमेटिक। फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज तक में भी सिम्टम्स ना अपीयर हो, लेकिन उसके बाद हिमेचूरिया है, सीवियर पेन, वेट लॉस, एब्डोमिनल मास, फटीग, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट जैसे सिम्टम्स अराइज होने लग जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन इसके बाद डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की।
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब कैसे अपन पता लगाएंगे कि किसको कैंसर है या कोई बीमारी है, उसके लिए डायग्नोसिस किए जाते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हिस्ट्री में अपने को बहुत चीज़ें पता लग जाती हैं, क्योंकि कई बार कैंसर जो होता है वो हेरिडिटरी भी हो सकता है, या कोई ऐसे फीचर हिस्ट्री में अपने को इसकी स्मोकिंग हिस्ट्री का पता लग सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अपन हिस्ट्री से पता कर सकते हैं। तो उनसे अपने को एक रिस्क फैक्टर का पता चल जाएगा कि क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे अपन। फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे पेन हो रहा है तो पेन के को पता लगाने के लिए, पेन साइड्स में हो रहा है, फ्लैंक रीजन जिसको बोला जाता है, लेटरल या फ्लैंक या साइड्स पर पेन हो रहा है, तो अपन पाल्पेट करके, फिजिकल एग्जामिनेशन में पाल्पिटेशन भी तो आता है ना, तो पाल्पिटेशन से अपन किडनी में कोई मास फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई अबनॉर्मल मास अगर फील हो रहा है तो मे बी एक कन्फाइंड डायग्नोसिस हो सकता है कि कोई ना कोई ओवर ग्रोथ हो रही है, कोई ना कोई ट्यूमर ग्रोथ हो रही है। अब कैंसर है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन इसका पता लगा सकते। इसके बाद इमेजिंग में सीटी स्कैन से नहीं पता चला तो अपन यूएसजी है, एमआरआई है, वो सब करके भी देख सकते हैं। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, और बायोप्सी, बायोप्सी इज़ द कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर कैंसर, कि कैंसर है या नहीं है। अब ट्यूमर का पता चल सकता है अपने को सीटी स्कैन फिजिकल एग्जामिनेशन की कि ट्यूमर है, लेकिन वो ट्यूमर बेनाइन है मेलिग्नेंट है, इसका कन्फर्मेशन टेस्ट करने के लिए अपने को बायोप्सी करनी पड़ती है, जिससे कि अपने को पता चलता है कि वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस ट्यूमर है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बाद बात करें तो मैनेजमेंट इसकी कुछ अलग अलग थेरेपीज़ यूज की जाती हैं मैनेजमेंट के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट में कीमोथेरेपी यूज की जाती है, इसके बाद सर्जरी है, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। तो अगर ट्यूमर अगर विद इन द किडनी है और ऐसे पार्ट में ही है कि वो अभी तक स्प्रेड नहीं हुआ है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सर्जरी एक तरीका हो सकता है उसको रिमूव आउट करने के लिए। तो इसके बाद अपन एक एक बात करते हैं अलग अलग इन सब की। तो सबसे पहले सर्जरी। सर्जरी इज़ द रिमूवल ऑफ ट्यूमर एंड सम सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज ड्यूरिंग एन ऑपरेशन। किसी ट्यूमर को निकालना और उसके आसपास के टिश्यूज़ को निकालना, लेकिन ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब विद इन द किडनी है, स्प्रेड नहीं हुआ है, विद इन द किडनी है और रिमूवेबल है। ऐसा नहीं है कि आप स्प्रेड हो गया उसके बाद भी आप सर्जरी करके रिमूव करें, उससे फ़ायदा नहीं होगा। उससे क्या हो, स्प्रेड हो चुका अगर बाहर निकल चुका तो उसके बाद सर्जरी का कोई मतलब नहीं। अगर वो बियॉन्ड द किडनी है, कि विद इन द किडनी है, बियॉन्ड द किडनी नहीं, विद इन द किडनी है, तो अपन सर्जरी करके उसको रिमूव कर सकते हैं। सर्जरी के बाद नेक्स्ट टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी इज ए ट्रीटमेंट दैट टारगेट्स द कैंसर स्पेसिफिक जीन्स, प्रोटीन्स और द टिश्यूज़। अगर कोई जीन में म्यूटेशन की वजह से या किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की वजह से या किसी स्पेसिफिक टिश्यू में एबनॉर्मलिटी की वजह से अगर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से ट्यूमर बन गया है या कैंसर बन गया है, तो अपन उस जीन को, उस प्रोटीन को या उस टिश्यू को टारगेट करके अपन उसको रिमूव करके, ब्लॉक करके, उसकी ग्रोथ को रोक के, डैमेज करके भी अपन उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो टारगेटेड थेरेपी में क्या होगा, दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ब्लॉक्स द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स वाइल लिमिटिंग डैमेज टू द हेल्दी सेल्स। मतलब ये ट्रीटमेंट नहीं करता, ये क्या करेगा, ग्रोथ को और स्प्रेड को रोक सकता है। क्या मतलब, जिस वजह से इटियोलॉजिकल फैक्टर या जिस रीजन की वजह से ये सब हो रहा है, उस रीजन को रोक देंगे अपन, तो वहाँ से आगे स्प्रेड या उसका ग्रोथ रुक जाएगी। रिमूवल नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन उसके आगे की ग्रोथ रुक जाएगी, और ग्रोथ रुकने के बाद अपन कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी के थ्रू इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल थेरेपी, इज डिज़ाइंड टू बूस्ट द बॉडीज नेचुरल डिफेंस टू फाइट कैंसर। अब इसके अंदर क्या, इसको बायोलॉजिकल थेरेपी भी बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बॉडी की जो खुद का डिफेंस, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, उसको बूस्ट किया जाता है या उसको सप्लीमेंट किया जाता है, ताकि वो कैंसर सेल से लड़ सके या उनके अगेंस्ट फंक्शन कर सके। इसके अंदर क्या किया जाता है, इट यूज मटेरियल्स मेड आइदर बाय द बॉडी और इन ए लैब में या बॉडी में बने हुए कुछ मटेरियल्स को, जैसे एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, उनको यूज करके अपन इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या अपने डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी जिसमें कि रेडिएशन का यूज किया जाता है।
इसमें बीम रेडिएशन और भी बहुत तरह के होते हैं रेडिएशन, जिसके अंदर की अपन क्या करते हैं, जो कैंसरस पार्ट है या कैंसरस सेल्स हैं उन पे रेडिएशन फोकस करते हैं और उसके थ्रू उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर किडनी कैंसर के लिए स्पेशली इंटरनल रेडिएशन या ब्रैकीथेरेपी इज गिवन। ब्रैकीथेरेपी यूज की जाती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, होलो नीडल टू इंसर्ट रेडियो एक्टिव सीड्स डायरेक्टली इनटू ए ट्यूमर। एक ट्यूमर के अंदर किसी होलो नीडल के थ्रू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डायरेक्ट ट्यूमर के अंदर ही इंसर्ट कर देते हैं, ताकि वो ट्यूमर के अंदर जाके और उसके आसपास में जो भी ट्यूमर सेल्स या कैंसरस सेल्स है उन सबको डिस्ट्रॉय कर सके। इसमें एक्सरेज यूज, हाई एनर्जी एक्सरेज और अदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में ड्रग्स का यूज किया जाता है, जैसे बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो अलग अलग यूज की जाती हैं, कुछ का आपने पहले भी नाम सुना होगा। इसमें कीमोथेरेपी में ड्रग्स का यूज करके अपन उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँ तो कौन से होते हैं, कुछ याद आ रहा है कुछ तुम्हें? जैसे कि सिस्प्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, कार्बोप्लास्टिन, ये सब बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स के लिए से रिलेटेड, अलग अलग कैंसर से रिलेटेड अलग अलग कुछ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स होते हैं, जिनका यूज करके अपन उन कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन ने बात करी रीनल कैंसर की। क्या होता है रीनल कैंसर? रीनल कैंसर इज ए एबनॉर्मल मैलिग्नेंट मास विद ऑफ रीनल या ऑफ किडनी सेल्स। अगर किडनी सेल्स के अंदर कोई एबनॉर्मल मैलिग्नेंट मास फॉर्मेशन हो गया है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रीनल कैंसर। इसके अलावा बात करें अपन तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, तो एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज अननोन बट some risk factors are there. They may be enhance the risk of causing cancer या renal cancer. इसके बाद अपन ने बात करी स्टेजेज। स्टेजेज इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। कभी कभी एग्जाम में केवल शॉर्ट नोट में स्टेजेस पूछ लिया जाता है, तो स्टेज याद रखना। फर्स्ट स्टेज 7 सेंटीमीटर, लेस देन 7 सेंटीमीटर एंड कन्फाइंड टू द किडनी। सेकेंड स्टेज more than 7 centimeter but still confined to the kidney. Third stage nearby structures, nearby lymph node and nearby tissues spread. And the last stage metastasis to the all over the body parts. इसके बाद अपन ने बात करी कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में सबसे पहले अपन ने बात करी हिमेचूरिया है, पेन हो सकता है, पेन, हिमेचूरिया, वेट लॉस। इसके अलावा हाइपरटेंशन हो सकता है या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और क्या हो सकता है? फैटिग हो सकती है, एब्डोमिनल मास फील हो सकता है, एनीमिया हो सकता है और लॉस ऑफ एपेटाइट जैसे बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग, सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी, ये सब करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो अपन ने पिछले उसमें बात करी थी किडनी स्टोन में, स्टोन के अंदर अपन ने बात करी थी जो डाई यूज करके अपन पता लगा सकते हैं, तो उससे भी अपन उसको यूज करके भी अपन यहाँ पे पता लगा सकते हैं। और ब्लड टेस्ट और कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी की जाती है। इसके बाद मैनेजमेंट में सर्जरी कर सकते हैं, कंप्लीट किडनी रिमूवल भी हो सकता है, उसका थोड़ा पार्ट रिमूव भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ट्यूमर स्प्रेड या ट्यूमर जितना बड़ा है, जितने एरिया में है, अगर किडनी के अंदर ही है तो उसको निकाल के अपन बाहर कर सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी के अंदर बात करें तो टारगेटेड थेरेपी में जो जिस जीन, प्रोटीन या सेल्स की एबनॉर्मलिटी की वजह से हो तो उनको डिस्ट्रॉय करके उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनिटी बूस्ट करके या बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें देके या बॉडी के विद इन द बॉडी ही यूज करके, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज़ देके अपन इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जो कि उन कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट लड़ सके। इसके बाद रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में ब्रेकी थेरेपी यूज कर सकते हैं, एक्सरेज, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डायरेक्टली ट्यूमर के पास इंट्रोड्यूस करके या इंसर्ट करके अपन
उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और कीमोथेरेपी में कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, सिस्प्लास्टिन, बहुत सारे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स होते हैं। उनको सिंगली या कॉम्बिनेशन में, जैसे भी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू द कैंसर अपन यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका किडनी कैंसर। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई भी बात हो, आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर हियरिंग मी।